कॉलेज से लौट रही थी। बस यही उधेड़बुन में थी कि बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा करीब है। पता नहीं सुवर्णा कहाँ लापता हो गई। उसने कहा था मैं रोज़ तेरे घर पर पढ़ने आऊँगी, लेकिन ना उसका फ़ोन आया और ना ही वो खुद आई। इतने में ज़ोर से आवाज़ आई, सालू ओ सालू, रिक्शा रोको। जैसे ही पलटकर देखा तो सामने तो सुवर्णा खड़ी थी। अरे वाह सुवर्णा, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आज ईश्वर से और भी कुछ मांग लेती तो वो भी मिल जाता। इतना सुखद संयोग है जो तुम मिल गई। अरे मौसी जी प्रणाम, मैंने आपको देखा नहीं था। मौसी ने कहा, तुम दोनों सहेलियां आपस में मिल रही थी, देखकर बहुत खुशी हुई। बेटा खुश रहो, बहुत आशीर्वाद मेरा। मौसी ने जरा ठहर कर कहा, सालू अगले महीने 28 तारीख को सुवर्णा की शादी है। हम घर पर निमंत्रण देने आएंगे। यह सुनकर मैं अवाक रह गई। खुशी दिखाऊं या गम कुछ समझ नहीं आया। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, जी मौसी। मैंने कहा, सुवर्णा परीक्षाएं नज़दीक है, पेपर देना है कि नहीं? सुवर्णा ने त्वरित उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं कल घर आ रही हूँ, ढेर सारी बातें करनी है। मन में हलचल सी मच गई। इतने जल्दी शादी, अभी पढ़ने की उम्र में बेचारी के साथ क्या गजब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। सुवर्णा के मुंह से ही उसकी राम कहानी सुनेंगे। अगले दिन सुवर्णा आते ही गले लग गई। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती समझौता कर रही है। चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। मैंने कहा, सुवर्णा इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की? वो बोली, सालू क्या करूं, बापूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इस कारण परिवार वाले जल्दी कर रहे हैं। मैंने कहा, कौन है वह खुश नसीब जो हमारे सुंदरी को ब्याह कर ले जाने वाला है? सुवर्णा ने बड़ी ही दबे स्वर में कहा, बस शादी है इतना जानती हूँ, बाकी मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, तुम अब भी मना कर दो, बोलो मुझे अभी पढ़ना है। सुवर्णा बोली, नहीं यार, मैं बगावत नहीं कर सकती, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होगा। मैंने कहा, सुवर्णा क्या तुम रविंद्र को भूल गई? घर पर उसके बारे में बात करो, ये रिश्ता अच्छा और मजबूत रहेगा। शादी जल्दी ही करनी है, उससे ना सही इससे करो, क्या फ़र्क पड़ता है? सुवर्णा बोली, ना बाबा ना, जिसका और ना छोर, उस बारे में क्या बात करना। मैंने कहा, क्या हुआ? सुवर्णा बोली, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी उसने अपनी तरफ से इजहार नहीं किया। सालू मैंने तो निश्चय किया है, माता पिता जो कहेंगे वही करूँगी। मैं तो इतना ही कहूँगी, हुई है वही जो राम रची राखा। समय बीता और वह समय आ गया, सुवर्णा की शादी का दिन। हम सब परिवार सहित पहुँचे। सुवर्णा सुंदर तो है ही, और दुल्हन का वेश धारण कर उसमें 4 चांद और लग गए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर वह मुस्कुराहट ऐसे थी जैसे जबरदस्ती ओढ़ ली गई हो। जयमाला की घड़ी भी आ गई। जैसे ही दूल्हे राजा पर नजर पड़ी, हाय राम, ये क्या हो गया? संगमरमरी रूप पर कालिक पोत दी गई हो, जैसे रात और दिन का अंतर में क्या देखा इन सब ने। मैं तो मन ही मन बुदबुदा ही रही थी, लेकिन पास खड़े लोगों में भी काफ़ी चर्चा थी। जैसे तैसे विदा कर हम सब अपने घर आ गए। खुशी की बजाय मन भारी हो गया। बस यही दुआ कर रहे थे वो खुशहाल रहे। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। करीब 15 दिनों बाद उसका फ़ोन आया। उसने कहा, सालू मैं कल ही यहाँ पहुँची। मैं कल दोपहर को घर आ रही हूँ, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैं अपलक दरवाजे को निहार रही थी। जैसे ही वह आई और आते ही वह गले लगकर खूब रोई। मैंने कहा, अरे वाह जी, आते ही जीजा जी की याद आने लगी। क्या जादू चलाया है उन्होंने हमारी स्वर्णा पर, हम भी तो जाने। स्वर्णा बोली, फालतू बातें मत करो, मेरी सुनो। मैंने कहा, सुनाओ तो सही। स्वर्णा ने कहा, ये देखो, ये पैर, ये हाथ। मैंने जैसे ही उसके गोरे बदन पर काले काले निशान देखे, मेरी तो चीख ही निकल गई। मैंने कहा, ये सब क्या है? अब यदि तुम्हें अक्ल आ जाए तो मत जाना वापस, और अपनी माँ को सब बात बता देना।
सुवर्णा ने धीरे से कहा, कोशिश करूंगी। एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ आते वक्त रविंद्र मिला था रास्ते में। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने एक बार तो मुझे बात की होती, इंतज़ार किया होता। सुवर्णा बोली, मैंने उससे कहा तुमने इंतज़ार भी तो नहीं किया था। वो बोला, तुमसे मिलना, बातें करना, तुम्हारे घर आना, घंटों बैठना, बातें करना, ये सब तो मुझे अच्छा लगता था। मैंने सोचा तुम समझ गई होगी मेरे दिल का हाल। सुवर्णा बोली, मैंने कहा अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। वक्त ज़रूरत पर तुमने हमारे परिवार की मदद की, इसके लिए धन्यवाद। हम सफ़र ना सही, एक अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे। सुवर्णा बोली, सालू, ये सब सोचकर मन व्यथित होता है। काश मैंने उसके मन की बात जानी होती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब पहले घर पर जाकर यह सब बातें मम्मी जी से करो, फिर फैसला करो कि क्या करना है। और फिलहाल अभी पढ़ाई कर परीक्षा दो जिसके लिए आई हो तुम। जैसे ही सुवर्णा की परीक्षा समाप्त हुई, उसी दिन जीजाजी उसे लेकर चले गए। इसका मतलब अब सारी जिंदगी उन्हीं को होम कर दी। नहीं बोल पाई अपने साथ हुए अत्याचार को, अपनी महत्वाकांक्षा को अपने मन में दबाए चली गई किसी कैदी की भांति। समय बीतता गया और बहुत वर्षों तक हमारा मिलना मिलाना नहीं हुआ। हम भी बहुत दूर चले गए। सोचा सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। सुवर्णा भी अच्छी ही होगी। एक दिन अचानक फ़ोन आया। मैं बहुत खुश थी। लंबे अरसे के बाद बहुत बातें हुई। पता चला बच्चे तो बड़े हो गए हैं, सब अलग अलग शहर में। उसकी आवाज़ में आज भी परेशानी की झलक साफ समझ में आ रही थी। मैंने कहा, सुवर्णा, कभी मिलेंगे तो खुलकर बातें करेंगे। सुवर्णा ने कहा, मैंने फ़ोन इसलिए तो किया है, मैं जल्दी ही तुम्हारे शहर आने वाली हूँ। मेरा इलाज चल रहा है। मैंने कहा, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? किसका इलाज चल रहा है? सुवर्णा ने कहा, पता नहीं क्यों सिर दर्द होता है, ये यहाँ के डॉक्टर को बताना है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी जांच करवा कर जब समय मिले तो ज़रूर आना, हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ समय पश्चात सुवर्णा के आने को प्रोग्राम बना। दिन निश्चित हुआ और वह सब परिवार हमारे घर आई। बरसों बाद सबसे मिल बहुत अच्छा लगा। सुवर्णा आज भी वैसी ही सुंदर है, पर कुछ मोटी हो गई और चेहरे पर थोड़ी सी झाइयाँ नजर आ रही थी, जिससे साफ झलक रहा था कि वो आज भी परेशान है। सिर्फ संबंधों को ढोए जा रही है, समाज की, परिवार की खातिर। मैंने कहा, सुवर्णा आओ अंदर चलते हैं। यहाँ ये लोग अपनी बातें करते हैं, हम लोग अंदर अपनी बातें करते हैं। अंदर आकर मैंने कहा, अब अपनी आप बीती कहो देवी, नहीं तो पतिदेव भी तुम्हारे यहीं आ गए तो हो चुकी बातें। सुवर्णा बोली, क्या सुनाऊं? 25 साल जिंदगी के इन्हें होम कर दिए, लेकिन आज तक इन्होंने हमें नहीं समझा। पहले से थोड़ा सुधार है, जैसे मार पीट नहीं करते। मैंने सारी जिंदगी घूट घूट कर जी है। इतना कहते कहते वह सुबकने लगी। मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई। मेरे सारे सपने हवा हो गए। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना होता। मैं अगर इनसे बिना पूछे कुछ कर लेती हूँ। ये 4-5 दिन तक बात नहीं करते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार और मेरा ध्यान रखने वाले हैं। कुछ समय बाद बहू आ जाएगी। मैं सोचती हूँ अब तो सुधर जाएं, लेकिन नहीं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, बच्चे अब सेटल हो गए हैं, ईश्वर मुझे उठा ले। मैंने कहा, अरे स्वर्णा, ऐसा नहीं कहती। तुम्हारे पास भाव है, भाषा है। तुम पहले अच्छा लिखती थी, छपती भी थी अखबारों में। अपना मन बेकार की चीज़ों की बजाय लेखन में क्यों नहीं लगाती? चिंतन करो, अच्छे विचार आएंगे, मन भी लगा रहेगा। स्वर्णा बोली, सालू, तुम्हारी बात में तो दम है, मैं कोशिश करूँगी। 1 माह बाद स्वर्णा की एक कहानी मेरे पास आई। उसे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। उसे मैंने एक पत्रिका में छपने को दी। मेरे मन ने कहा, चलो कम से कम उसने लिखना तो शुरू किया। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और बढ़ता ही गया।
उसकी कहानियाँ आलेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उसका नाम आज की लेखिकाओं में प्रकाश में आने लगा। उससे बातचीत से मालूम हुआ आगामी समय में उसका उपन्यास आने वाला है। नाम है महत्वाकांक्षा। कुछ समय पश्चात उसका फ़ोन आया। हेलो सालू, कैसी हो? सालू, तुम्हें यह बताना है कि मेरे उपन्यास का लोकार्पण होने वाला है और तुम जीजाजी के साथ ज़रूर आओगी। मैंने कहा, ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। वह बोली, प्रोग्राम लखनऊ में है, तुम्हारे आने पर ही लोकार्पण होगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर आएंगे। मैंने अपने पतिदेव को सारी बातें बताईं और निश्चित तारीख को हम लोग लखनऊ पहुंच गए। प्रोग्राम में पहुंचकर क्या देखती हूँ, हमारे जीजाजी सबकी अवभगत कर रहे हैं, पत्नी के आगे पीछे घूम रहे हैं। जो आदमी अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज दुम हिला रहा है। मैंने इनसे कहा, देखो जी, ये क्या चमत्कार है। आज जो रूप है जीजाजी का, ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। हम लोग स्वर्णा से मिले, उसे बधाई दी। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उपन्यास का लोकार्पण हुआ। जब स्वर्णा के वक्तव्य की बारी आई तो उसने अपने वक्तव्य में कहा, आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं तो सिर्फ सालू की ही वजह से। वह मेरी प्रेरणा है। मैं तो रास्ता भटक गई थी, मुझे सही राह इसी ने दिखाई। लगता है अब मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है। सालू, कृपा करके मंच पर आओ, मैं तेरा अभिनंदन करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं मंच पर पहुँची, उसने मुझे गले से लगा लिया और साल श्रीफल से मेरा अभिनंदन किया। सुवर्णा ने कहा, सालू, तुमसे अनुरोध है, दो सब तुम भी कहो। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी, रास्ता बताया, लेकिन मेहनत तो सुवर्णा ने की है। मैं अक्सर उसे परेशान हताश देखती थी तो मन मायूस हो जाता है। सोचती थी, इतनी बुद्धिमान लड़की की ये क्या दशा हो गई है। ये मेरा छोटा सा प्रयास है। सुवर्णा के पास अच्छे वर्ण हैं, शब्द भंडार है, उसका सपना साकार हो गया। जीवन में व्यक्ति जो कुछ चाहता है वह सब उसे नहीं मिलता। सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, लेकिन ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी सुवर्णा को दिया है वह अक्षुण्ण है। उसे लगता है उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।